नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिना तय समय के चिंतन शिविर में पहुंचे हैं सीएम धामी। राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में पहुंचे सीएम धामी। समापन सत्र में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। पहले से तय नहीं था कोई कार्यक्रम। आने का वक्त सबसे पीछे की कुर्सी पर बैठे मुख्यमंत्री धामी। अधिकारियों के भाषण को भी यहाँ सीएम धामी ने सुना है। चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है उत्तराखंड में पहाड़ों की रानी मसूरी में, और ऐसे में लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी में हो रहे इस चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। बिना किसी सूचना के पहुंचे हैं, बिना किसी तय कार्यक्रम के पहुंचे हैं और सबसे पीछे कुर्सी पर जाकर बैठे अधिकारियों के भाषण को भी मुख्यमंत्री ने यहां पर सुना। इस दौरान की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पहुंचे हुए थे। लवासा में ये कार्यक्रम किया जा रहा है और यहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शिरकत करते हुए नजर आए हैं। हालांकि ऐसा पहला कोई कार्यक्रम नहीं था, ऐसा निर्धारण नहीं था कि मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होंगे, लेकिन वो पहुंचे और वहां पहुंचकर सबसे पीछे की कुर्सी उन्होंने ली और साथ ही अधिकारियों की बातों को, भाषण को भी उन्होंने सुना है। लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी जिसे लवासा भी कहा जाता है, यहाँ ये कार्यक्रम, ये चिंतन शिविर जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। और सहयोगी हितेश जुड़ गए हैं। हितेश, लवासा में जो कार्यक्रम हुआ है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बिना किसी निर्धारित कार्यक्रम के यहाँ पहुंचे हैं, अधिकारी देकर के चौंके होंगे। जी बिल्कुल, देखिए यह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की गंभीरता ही कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से सन 2025 के टारगेट को लेकर मुख्यमंत्री चल रहे हैं, क्योंकि देश के अग्रणी राज्यों में उत्तराखंड को लाना है, और उसी के तहत जिस तरीके से ये आईएएस एकेडमी में ये प्रयोगशाला चल रही है, ये सेमिनार चल रहा है, क्योंकि चिंतन शिविर को लेकर कितने गंभीर है इससे बात से दर्शाया जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बिना किसी तय कार्यक्रम के, बिना किसी सूचना के एकेडमी में पहुंचे और अपने बगल में बैठे जो आशीष चौहान डीएम पिथौरागढ़ हैं, उनके बगल में जाकर बैठ गए और पूरे चिंतन शिविर को उन्होंने बहुत ही गहनता से सुना और देखा, क्योंकि जिस तरीके से आईएएस अधिकारी और तमाम बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद थे, जिस तरीके से वहां पर प्रयोगशाला चल रही है, प्रयोगात्मक वहां पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं, कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उत्तराखंड को लेकर, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नहीं, नरेंद्र मोदी के भी कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट है, उनको लेकर भी गहन चिंतन वहां पर किया गया। हालांकि आज उसका समापन सत्र है। जी, समापन सत्र आज है, लेकिन ऐसे कौन से मुद्दे रहे हैं जो इस चिंतन शिविर में अधिकारियों के द्वारा शामिल किए गए हैं? 2025 तक ये लक्ष्य रखा गया है क्योंकि उत्तराखंड को नंबर 1 स्टेट बनाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए चाहे वो ऑल वेदर रोड की बात कहें, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है, या फिर महिला सशक्तिकरण की बात कहें, या फिर युवा कल्याण की बात कहें, जितने भी विभाग हैं, सभी विभागों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बेहद संजीदा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कई कई ऐसे विभाग है जिनको लेकर काफी सारे बदलाव भी करने, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर सड़कों का रोड मैप तैयार करने का काम नितिन गडकरी ने किया है, तो उनके प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करे। तो ऐसे कई योजनाएं हैं, ऐसी कई रोड मैप अधिकारियों ने बना है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी भी वहां पर बैठे हुए देख रहे हैं। जी, कहाँ से यहाँ पर अधिकारी पहुंचे हुए थे? क्योंकि पिथौरागढ़ के डीएम की तस्वीरें तो हमने देखी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ, लेकिन और कौन कौन से जिले के अधिकारी रहे जो यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने इस चिंतन शिविर में भाग लिया, भाषण दिया? बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी में बात करूंगा, जो उत्तराखंड के प्रमुख जितने भी जिले हैं, सभी जिलों के जिलाधिकारी इसमें अपने तय समय से चिंतन शिविर में पहुंचे। सभी ने अपनी बात रखी, अपने जिलों के अंदर किसी का पार्किंग का मामला था, किसी का अलग अलग तरीके से, सबके अलग अलग प्रोजेक्ट थे, सभी पर वहां पर चिंतन हुए। और मुख्य रूप से अगर हम सोनी का डीएम जो कि देहरादून की जिलाधिकारी, उनकी बात करें, वे भी वहां पर मुख्य रूप से रही, और सभी विभागों के जितने भी बड़े सचिव, आईएएस अधिकारी हैं, वो भी उस चिंतन शिविर में मौजूद थे, क्योंकि जिस तरीके से प्रोजेक्ट को लेकर उत्तराखंड के अंदर लगातार काम कर रहे हैं, चाहे वो गंगा प्रोजेक्ट हो, चाहे नमामि गंगे प्रोजेक्ट हो, सभी प्रोजेक्ट्स पर इस चिंतन शिविर में काम चल रहा है। जी ठीक है हितेश, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी आपसे डेट के लिए जुड़ेंगे। उत्तराखंड के मदरसों में लागू होगा ड्रेस कोड। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के तहत मदरसों में ड्रेस कोड लागू किया जाएगा, साथ ही एनसीईआरटी पाठ्यक्रम और ड्रेस कोड भी लागू किया जाएगा। शुरुआत में 7 मदरसे मॉडर्न स्कूल की तर्ज पर चलेंगे। देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार के 2-2 मदरसे, नैनीताल का 1 मदरसा चलेगा मॉडर्न स्कूल की तर्ज पर। यहाँ दूसरे धर्मों के बच्चे भी शिक्षा ले सकेंगे। उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड के तहत 103 मदरसे आते हैं और सभी 103 मदरसों में ड्रेस कोड लागू किया जाएगा, लेकिन शुरुआती तौर पर 7 मदरसों को मॉडर्न स्कूल में तब्दील करने के लिए यहाँ पायलट प्रोजेक्ट के तहत काम किया जाएगा। और इसमें आपको बता दें कि नैनीताल का 1 मदरसा भी शामिल है। इसके अलावा देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार से
दो मदरसों को शामिल किया गया है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने ये जानकारी दी है कि अब मदरसों में भी ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। उत्तराखंड लगातार इस बात की पहल कर रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पर लागू किया जाए और ऐसे में सबसे बड़ी खबर ये निकल करके सामने आ रही है कि वक्फ बोर्ड के तहत आने वाले मदरसों में ड्रेस कोड भी होगा और साथ ही अन्य धर्म के बच्चे भी यहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। हितेश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वक्फ बोर्ड के अंतर्गत 103 मदरसे आते हैं, जिसमें से पायलट प्रोजेक्ट के तहत 7 मदरसों को शामिल किया गया है। ड्रेस कोड भी होगी, एनसीईआरटी की बुक्स भी होंगी और साथ ही अन्य धर्म के बच्चे भी यहाँ पर शामिल होंगे। लेकिन एक बात समझना चाहेंगे हितेश कि जो बच्चे यहाँ पर कुरान की शिक्षा लेते हैं और साथ ही नमाज अदा करते हैं, क्या इसको इसी तरीके से लागू किया जाएगा, ये चलता रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 7 मदरसे मॉडर्न तरीके से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर तैयार किए गए हैं, क्योंकि ये इसी चीज के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि जैसी आपने बात की नमाज पढ़ना या कुरान पढ़ना या अन्य उर्दू में जो शिक्षा है उसको स्मार्ट कैसे बनाया जाए, उसको डिजिटली कैसे बनाया जाए, उसको बेहतर कैसे बनाया जाए। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर शादाब शम्स ने इन सब चीजों की जानकारी दी। हालांकि जो यह प्रोजेक्ट है नैनीताल में उधम सिंह नगर और हरिद्वार के जिले का एक मदरसा है, वहां पर ये काम किया गया। अगर ये चीजें यहाँ पर सक्सेस हो जाती है तो आने वाले सभी जितने भी मदरसे हैं उनमें यह ड्रेस कोड लागू कर दिया जाएगा। जी, इसमें यह भी जानकारी दी गई है कि अन्य धर्म के जो बच्चे हैं वो भी आएंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो क्या ऐसे में जागरूक करने के लिए कोई अभियान चलाया जाएगा कि अब मदरसों में अन्य धर्म के बच्चों के लिए भी शिक्षा उसी तरीके से दी जाएगी जैसे कि स्कूलों में दी जाती है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से स्मार्ट तरीके से बनाने का काम इसको किया है, 7 पायलट प्रोजेक्ट इसमें पास किए गए हैं, उस पर काम होगा। लेकिन ये बात जब भी धरातल पर उतर पाएंगे जब 7 जो मदरसे जो मॉडर्न बनाने के जिसमें तफ्तीश शुरू हो गई है, काम शुरू हो गया है, क्या जब तक सफल हो जाते हैं उसी के बाद में अन्य धर्म के बच्चे भी यहाँ पर उसी तरीके से शिक्षा ले सकते हैं या अन्य तरीके से शिक्षा इसमें ले सकते हैं। जी हितेश, जानकारी ये भी मिल रही है कि सुबह 6:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे सुबह तक यहाँ नमाज अदा की जाएगी, कुरान की शिक्षा दी जाएगी और सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक ये स्कूलों की तरह ही चलेंगे जैसे कि अन्य स्कूलों में पढ़ाया जाता है और इसी दौरान अन्य धर्म के बच्चे भी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहुंच सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए समय के अनुसार जिस तरीके से जो जानकारी हमें मिली है वो ये है कि स्मार्ट तरीके से इन क्लासेस को कैसे चलाया जाए, इनका बेहतरीकरण कैसे किया जाए, इनका सौंदर्यीकरण कैसे किया जाए। हालांकि जो नमाज की बात आपने कही है इसको लेकर भी इसको और ज्यादा मतलब अच्छा तरीके से कैसे हम इसको दिखा सकते हैं और बेहतर कैसे बना सकते हैं, इसको लेकर भी लगातार शादाब शम्स पर काम करें। उन्होंने जो हमें जानकारी दी उसी के अनुसार हमने आपको ये खबर बताई है। ठीक है हितेश, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे जुड़ते हैं। जल जीवन सर्वेक्षण की अक्टूबर महीने की रैंक जारी कर दी गई है। देश के टॉप 127 में शामिल है उत्तराखंड के 5 जिले। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने जारी की रैंकिंग। पिथौरागढ़, देहरादून टॉप जिलों में शामिल है। चमोली और बागेश्वर भी टॉप जिलों में शामिल है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर का प्रदर्शन सबसे खराब है। जल जीवन मिशन के तहत कार्यों को लेकर रैंक जारी कर दी गई है और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने ये रैंकिंग जारी की है, जिसमें पिथौरागढ़, देहरादून, उत्तरकाशी टॉप जिलों में शामिल है। 5 जिले इसमें शामिल किए गए हैं। चमोली और बागेश्वर भी टॉप जिलों में यहाँ शामिल है। ये लिस्ट जारी कर दी गई है। उधम सिंह नगर और हरिद्वार का प्रदर्शन हालांकि सबसे खराब बताया गया है। जल जीवन मिशन के तहत ये सूची जारी की गई है और सर्वेक्षण की अक्टूबर महीने की ये जो रैंकिंग जारी की गई है इसमें उत्तराखंड के 5 जिले हैं जो कि टॉप पर है। हालांकि हरिद्वार और उधम सिंह नगर का जो प्रदर्शन है वो सबसे खराब है। देश के टॉप 127 में उत्तराखंड के 5 जिले शामिल हैं। हालांकि 2 जिले ऐसे भी हैं जिनका प्रदर्शन बेहद खराब है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने हितेश ये जो जानकारी साझा की है, ये जो रिपोर्ट साझा की है, उसके तहत 5 जिले हैं उत्तराखंड के जिनमें प्रदर्शन जो है वो बेहतर है। क्या कैटेगरी रही और क्या कुछ निर्धारण करने के लिए जो सिद्धांत है, जो मार्क है वो सेट किए गए थे? जी बिल्कुल, देखिए 127 जिलों में उत्तराखंड के 5 जिले आए तो बेहद चिंताजनक विषय है, क्योंकि जिस तरीके से जल जीवन मिशन को लेकर उत्तराखंड की सरकारें और उत्तराखंड का विभाग काम कर रहा है उस तरीके से, क्योंकि अब से पहले भी हमने जल जीवन मिशन को लेकर एक खबर चलाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो विभाग है वो नहीं चेता था। लेकिन जिस तरीके से जल जीवन मिशन को लेकर उत्तराखंड का जो विभाग है उसका जो ढुलमुल रवैया है वो साफ तौर पर अब देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हरिद्वार का जो मामला है बहुत अच्छा है, पिथौरागढ़ का बहुत अच्छा है, लेकिन कई ऐसे जिले हैं जो बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरत है। हरिद्वार जैसा जिला देखिए जहाँ से गंगा निकलती है, वहाँ का जो हाल है बहुत खराब है। उधम सिंह नगर जिला, पूरा जिला बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन इसी चीजों को लेकर जो उत्तराखंड का जो जल विभाग है वो हमेशा सुर्खियों में रहा है, क्योंकि हमेशा गलत आंकड़े उत्तराखंड के इस विभाग ने पेश करने का काम किया है।
जी ठीक है हितेश, आप हमारे साथ जुड़े रहे। और देहरादून के सहस्त्र धारा में हेलीड्रोम बनेगा। 4 धाम यात्रा के यात्रियों को सहूलियत देने की तैयारी की जा रही है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के लिए हवाई सेवा शुरू होगी। यात्रियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की तर्ज पर हेलीड्रोम बनाया जाएगा। हेलीड्रोम अगले साल यात्रा सीजन से पहले यूकाडा करेगा तैयार। 500 यात्रियों की होगी हेलीड्रोम की क्षमता। जैसा कि जानकारी दी गई थी उत्तराखंड सरकार के द्वारा भी कि आने वाले वक्त में अब जो सेवाएं हैं एरोप्लेन की, हवाई जहाज की, वो देहरादून से ही उपलब्ध हो सकेंगी। इसके लिए बद्रीनाथ या केदारनाथ धाम तक जाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। सीधा आप देहरादून पहुंच सकते हैं और यहां से बद्रीनाथ धाम हो, केदारनाथ धाम हो, यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, यानी कि उत्तराखंड के चारों धाम कहीं भी जा सकते हैं। ऐसे में अब ये जानकारी आई है कि 500 यात्रियों की क्षमता वाला हेलीड्रोम देहरादून के सहस्त्रधारा में बनाने की तैयारी की जा रही है। यूकाडा इसके लिए पूरा कार्यक्रम तैयार करेगा और ऐसे में 4 धाम यात्रा में शामिल होने वाले यात्रियों को बड़ी सहूलियत भी मिलेगी, जो सीधे देहरादून पहुंचेंगे और देहरादून के बाद 4 धाम की यात्रा के लिए यहां से हेलीपैड सेवा ले सकते हैं और जहां चाहे वहां जा सकते हैं। बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, यमुनोत्री, गंगोत्री। तो ऐसे में ये बड़ी खबर है कि इसे बनाने का जो फैसला है वो देहरादून के सहस्त्रधारा में लिया गया है। और हमारे सहयोगी चमोली से अनिल सैनी जुड़ गए हैं। अनिल, ये जानकारी दी गई थी सरकार के द्वारा कि आने वाले वक्त में देहरादून से ही उड़ानें भरी जाएंगी चारों धामों के लिए, और अब ऐसे में ये बड़ी खबर है कि हेलीड्रोम बनाने की तैयारी भी सहस्त्रधारा में कर ली गई है। और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल मीनाक्षी, बताना चाहूंगा, देखिए लगातार ही उत्तराखंड में जब से केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की या चारों धाम की बात करें तो लगातार ही जो श्रद्धालु है वो लगातार हर साल बढ़ते हुए जा रहे हैं और धीरे धीरे यह संख्या लाखों में पहुंच रही है। कहीं ना कहीं अगर बात करें देहरादून में जो ये हेलीड्रोम बनने वाला है, सरकार ने पहले ही बोल दिया था कि कहीं ना कहीं ये जो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, जो श्रद्धालु हैं कहीं ना कहीं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए सहस्त्रधारा रोड पर 500 व्यक्तियों के जो क्षमता का ये हेलीड्रोम बनने वाला है और साथ ही साथ इसमें एचआरडी की जो टीम है वो लगातार इसमें प्रयास भी कर रही है कि इस काम को जल्दी से जल्दी निपटाया जा सके, ताकि अगले आने वाले सीजन में आने वाली यात्रा जो शुरू होगी उससे पहले ही ये काम खत्म किया जा सके। इसी को देखते हुए सहस्त्रधारा रोड पर जमीन चिन्हीकृत की गई है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी लगातार इसका मौके पर। ठीक है, देखिए ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। जहाँ केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के लिए हवाई सेवाएं अब आप देहरादून से ही प्राप्त कर सकते हैं। हेलीड्रोम बनाने की तैयारी कर ली गई है। जो जमीन है उसे भी चिन्हित कर लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की तर्ज पर ये हेलीड्रोम बनेगा और ये हेलीड्रोम देहरादून यानी कि उत्तराखंड की राजधानी में सहस्त्रधारा के करीब बनाया जाएगा। 500 यात्रियों की क्षमता होगी हेलीड्रोम की। बड़ी खबर बताते हैं आपको, देहरादून में डीएवी कॉलेज में शिक्षकों को नहीं करेंगे नेतागिरी। डीएवी पीजी कॉलेज में शिक्षक नहीं कर पाएंगे नेतागिरी। कॉलेज प्रबंधन ने रोक लगा दी है। डीएवी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर के.आर. जैन ने आदेश दिए हैं राजनीतिक पदों से जुड़े शिक्षक इस्तीफा दे दें। 26 नवंबर तक इस्तीफा देने का आदेश भी दिया गया है। शिक्षकों को कॉलेज में जमा करना होगा घोषणा पत्र। कई शिक्षक राजनीतिक संगठनों से जुड़े हुए हैं और ऐसे में अब साफ तौर पर चेतावनी दे दी गई है कि 26 नवंबर तक आप या तो संगठन छोड़ दें या फिर यहाँ पर कॉलेज छोड़ दिया जाए। तो डीएवी कॉलेज के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि 26 नवंबर तक या तो आप इस्तीफा दे दें, कॉलेज में जमा करने होंगे घोषणा पत्र कि वो किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हुए हैं। हितेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हितेश, डीएवी पीजी कॉलेज में अब शिक्षकों की नेतागिरी पर पूरे तरीके से यहाँ पाबंदी रहेगी। क्या कुछ कहा गया है जारी नोटिफिकेशन में? हितेश से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां शिक्षकों को कॉलेज में अब घोषणा पत्र जमा करना होगा कि वो किसी राजनीतिक संगठन से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। दर्जनों शिक्षक ऐसे हैं जो कि राजनीतिक संगठनों से जुड़े हुए हैं। ऐसे में डीएवी पीजी कॉलेज के द्वारा साफ तौर पर कह दिया गया है कि नेतागिरी नहीं चलेगी। हितेश से एक बार फिर से संपर्क करते हैं। हितेश, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल। हितेश, क्या कुछ कहा गया है जारी नोटिफिकेशन में? जी बिल्कुल, देखिए डीएवी कॉलेज देहरादून का बड़ा कॉलेज है और इसमें छात्र संघ की जो राजनीति है वो पिछले कई सालों से होती है, लेकिन इस बार जो शिक्षक जो छात्र संघ की राजनीति में हिस्सा लेते थे उसको खत्म कर दिया गया है। अब जो कॉलेज प्रशासन है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो डीएवी कॉलेज के जो प्रशासनिक जो शिक्षक हैं
अब वो छात्र संघ की राजनीति नहीं करेंगे। उन्हें तय समय से पहले अपने सभी पदों से इस्तीफा देना होगा। अब जिस तरीके से ये घटनाक्रम एकदम से ये आदेश जारी हुए हैं, उससे शिक्षकों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि जिस तरीके से जो शिक्षक हो पहले से ही, चाहे एनएसयूआई के शिक्षक हो, चाहे वो एबीवीपी के हों, चाहे वो अन्य दलों के हों, क्योंकि वो किसी ना किसी पद से वो शिक्षक वहां पर जुड़े हुए थे। लेकिन अब जिस तरीके से यह आदेश आए हैं तो कहीं ना कहीं शिक्षकों में एक निराशा देखी जा रही है, क्योंकि छात्र संघ के चुनाव नजदीक है। हालांकि अभी डीएवी कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया हितेश आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर उत्तराखंड के मसूरी से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ योगा कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। सीएम धामी ने 3 दिवसीय सशक्त उत्तराखंड कार्यक्रम के तहत जारी योगा शिविर में अधिकारियों के साथ योग किया। राष्ट्रीय अकादमी के लाल बहादुर शास्त्री भवन में यह शिविर आयोजित किया गया है। इसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस योग शिविर में पहुंचे और उन्होंने भी अधिकारियों के साथ यहां पर योग किया। सशक्त उत्तराखंड कार्यक्रम के तहत यह शिविर का आयोजन किया गया। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने चिंतन शिविर के बहाने सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य में लाल फीताशाही हावी है और सरकार तेरी फाइल और मेरी फाइल के खेल में उलझी हुई है। करण माहरा ने कहा कि 2017 के बाद आज उत्तराखंड 1,04,000 करोड़ के कर्जे में दब गया है, जबकि राज्य गठन के बाद यह कर्जा 35,000 करोड़ हुआ करता था। उन्होंने कहा कि 2017 और 2022 के बीच सरकार ने 70,000 करोड़ का कर्जा ले लिया है, लेकिन राज्य में विकास कहीं नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर डीजीपी के इस्तीफे की मांग की है। कहाँ प्रदेश के मुख्य सचिव कहते हैं कि साहब फाइलों के संग गड़बड़ हो रही है, लोग तेरी फाइल मेरी फाइल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भी इसी तरीके के संकेत दे रहे हैं कि इस प्रदेश में लाल फीताशाही हावी है और इस तरीके के चिंतन शिविर करना एक हिसाब से कोई गलती नहीं है, लेकिन पिछले 6-7 साल का भी तो लोग पूछेंगे। आखिर 2017 तक राज्य बनने के बाद केवल 35,000 करोड़ का कर्ज, जिसमें इतना बड़ा सिडकुल की स्थापना हुई, रोडें बनी, अनेकों काम हुए, दर्जनों काम हुए, लेकिन 17 से लेकर 22 के बीच में आपने 70,000 करोड़ का कर्जा इस राज्य में चढ़ा दिया है। कहाँ 2001 से लेकर 2017 तक 35,000 और 2017 से 22 तक 70,000 करोड़ का आपने कर्जा ले लिया। आज राज्य जो है 1,04,000 करोड़ के ऊपर के कर्ज में है और विकास कुछ नहीं दिखता। बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक के भारत जोड़ो यात्रा पर दिए बयान को लेकर कांग्रेस ने पलटवार किया है। हरिद्वार महानगर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा है कि बीजेपी के बड़े नेता बोलते हैं कांग्रेस खत्म हो गई है, मगर कांग्रेस खत्म होने वाली पार्टी नहीं है। बीजेपी नेताओं को सोच विचार कर बोलना चाहिए। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने उत्तराखंड में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तंज कसा है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और हरिद्वार बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा था कि कांग्रेस आज पूरे देश में खत्म हो गई है, भारत जोड़ो यात्रा से उनका कोई भला नहीं होगा। हम तो जोड़ रहे हैं और ताकत के साथ जोड़ रहे हैं और परिणाम दे रहे हैं। तो ये कांग्रेस, वैसे आप ये बताइए आज कोई कांग्रेस का नाम लेवा है? कोई नहीं। देश से निपट गई कांग्रेस। अब तो लोगों ने ठान लिया है इस देश से बेईमानी, भ्रष्टाचार और ब्लैकमेलिंग को खत्म करना है। ब्लैकमेलिंग, बेईमानी, भ्रष्टाचार, ये अहंकारी लोगों को तभी खत्म होंगे जब मेरा अनुसूचित समाज का व्यक्ति भी चट्टान की तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा। उत्तराखंड राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली यूकेडी आज अपना अस्तित्व बचाने की जंग लड़ रही है। आज उत्तराखंड विधानसभा में यूकेडी का एक भी विधायक जीतकर नहीं पहुंचा है, मगर कई वर्षों तक सरकार में यूकेडी के नेता महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल चुके हैं। अब एक बार फिर यूकेडी अपना खोया जनाधार जुटाने में जुट गई है। यूकेडी के हरिद्वार नवनियुक्त जिलाध्यक्ष बल सिंह सैनी ने कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और बीजेपी में पलायन हो रहा है। हम उत्तराखंड में इनसे अलग अपने नए संगठन को मजबूती से खड़ा करेंगे, उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाएंगे। कांग्रेस से टोटल पलायन, एक तो पहाड़ का पलायन है, लेकिन अब कांग्रेस से टोटल पलायन भाजपा का हो रहा है। हम इनसे अलग अपने नए संगठन को खड़ा करते हुए और यहाँ पूरी शिद्दत से सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। ये अपने वोट बैंक को वो करने के लिए वो कर रहे हैं, इससे ज़्यादा और इनका कुछ भी इसमें।
खबर हरिद्वार से, जहां स्थानीय लोगों ने नकली नोट मार्केट में चलाने वाले एक आरोपी को पकड़ा है। स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। बताया जा रहा है आरोपी पिछले काफी दिनों से रावली महदूद के बाजार में दुकानदारों को नकली नोट देकर खरीदारी करता था। पुलिस के मुताबिक युवक से 2000 के नकली नोट बरामद हुए हैं। चंपावत में संदिग्ध परिस्थितियों में शारदा नदी में छलांग लगाने वाले युवक का रेस्क्यू कर लिया गया है। बताया जा रहा है देर शाम टनकपुर में अज्ञात परिस्थितियों के चलते रामकुमार ने शारदा नदी में छलांग लगा दी थी। घटना की सूचना मिलते ही जल पुलिस के जवानों ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए डूबते रामकुमार को सकुशल शारदा नदी से बाहर निकाल लिया। जिसके बाद जल पुलिस के जवानों और स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस से बेहोश रामकुमार को उप जिला चिकित्सालय टनकपुर में उपचार के लिए भर्ती कराया, जहाँ उनका इलाज जारी है। पास एक सूचना आई कि एक संदिग्ध हालत में एक व्यक्ति शराब के नशे में बराज की साइड में जा रहा है। और वो सब हम उसके हमारे पास सूचना आने के बाद हम पहुंचे तो हमारे सामने नदी के अंदर छलांग लगा दी उसने। हमने सब बेकुशल बाहर निकाल लिया और उसके बाद हमारे द्वारा उसे अस्पताल लाया गया। और वो हमारे पास शारदा घाट पर सूचना आई कि एक व्यक्ति जो है शारदा बैराज की तरफ जो है संदिग्ध अवस्था में जा रहा है। तो हम मौके पर पहुँचे। हमारे पहुँचते उन्होंने जो छलांग लगा दी थी सुरक्षित निकाल करके सरकारी अस्पताल टनकपुर में जो दाखिल कर दिया गया। अभी सुरक्षित फिलहाल उपचार उसका चल रहा है। तो शारदा नदी से युवक का रेस्क्यू कर लिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस के द्वारा जो जानकारी दी गई है वो ये है कि विपरीत परिस्थितियों के चलते यहां आत्महत्या को करने की कोशिश की गई है, लेकिन जल पुलिस के द्वारा युवक का रेस्क्यू किया गया है। चंपावत की ये पूरी खबर है, जहां अब इलाज जारी है। तो युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां उपचार ये जारी है। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने यहाँ छलांग लगाई। यहाँ ये भी जानकारी दी गई है पुलिस के द्वारा कि जब रेस्क्यू कर लिया गया तो जानकारी ये मिली है कि विपरीत परिस्थितियों के चलते ऐसा कदम उठाया गया है।